आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दो रुख, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यकसा सिविल कोड का इशू बहुत पुराना है। वक्फे वक्फे से इस मामले पर आवाजें उठती रही हैं। 2014 में बीजेपी ने अपने मंशूर में इस मामले को जगह दी थी, लेकिन लॉ कमीशन के हालिया तजावीज से हुक्मरान जमात को मायूसी हाथ लगी है। लॉ कमीशन का कहना है कि फिलहाल हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, यानी यह कहा जा सकता है कि लॉ कमीशन यकसा सिविल कोड के खिलाफ है। कमीशन का कहना है कि किसी भी मजहब के पर्सनल्ला से ज्यादा छेड़छाड़ के बगैर हमें इनके कवानीन के ढांचे की दुरुस्तगी की जानिब बढ़ना चाहिए। लॉ कमीशन के चेयरमैन ने हुकूमत को मशवरा भी दिया कि मुल्क में इख्तिलाफ राय को अहमियत दी जानी चाहिए। तो नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में मामले के दोनों रुख समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोनों मेहमानों का हम रुख जानने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी जुड़े हुए हैं। आप बीजेपी के लीडर हैं। आपका रुख इस पूरे इशू पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सुधांशु मित्तल जी, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल साहब भी हमारे साथ इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब, आपका भी रुख इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत इस्तकबाल करते हैं मीम अफजल साहब आपका भी। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, जिस तरह से लॉ कमीशन ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुल्क में जरूरत नहीं है, सुधांशु जी, क्या इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाए? इसमें झटके की क्या बात है, मुझे अभी तक नहीं समझ आया। लॉ कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो अपनी राय रखती है। वो राय वो जो है सरकार के सामने रखती है। वो राय मानी जाए नहीं मानी जाए, ये सरकार का और जमहूरियत का काम है। तो एक वो इंस्टीट्यूशन है जिसने अपनी राय रखी है। अच्छा, हम लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र में हर एक को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन किसी की राय अगर मेरी राय से नहीं मिलती तो मेरे लिए झटका हो जाएगा। मुझे लगता है ये तो अतिशोक्तियाँ होती हैं। अगर हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी सार्थकता पे बहस करेंगे तो अभी मीम अफजल साहब भी हैं, एक एक बात पे बहस करेंगे, क्योंकि लॉ कमीशन की कोई भी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है और उस पर कोई भी स्टैट्यूटरी हक नहीं आ जाते, इसलिए उसको आप कहें कि झटका, ये गलत है। मीम अफजल साहब, आपका रुख। सबसे पहले ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको या आप इसको कहना चाहिए कॉमन सिविल कोड भी जिसको कहा जाता है जी, लेकिन इसका असल नाम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही रखा गया। उस पर एक कमीशन लॉ मिनिस्ट्री ने बाकायदा ये लॉ कमीशन को दिया और इसके लिए राह हमवार करने के लिए उसको बाकायदा कहा और कहा कि इस पर रिव्यू लिया जाए लोगों का। आज यानी कल लॉ कमीशन के अपना जो पेपर सबमिट किया है उसके अंदर बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है, एक जुमला उसके अंदर बहुत अहम है, जो लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नाइदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल, यानी इसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, इसमें जो दूसरी अहम पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है बुनियादी तौर पर वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान में जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहना चाहिए कि इन इक्वलिटी जो है वो मज़ाहिब के दरमियान में देखने की बजाय हर मज़हब के अंदर जो इन इक्वलिटी है जेंडर बेस, ख़ास तौर पर औरतों और मर्द के दरमियान में, पहले उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और उसमें उन्होंने बाकायदा मेंशन भी किया है कि उसमें सभी जो धर्म के जिनके भी पर्सनल लॉज हैं सभी में दुरुस्तगी की ज़रूरत है और उसको अमेंडमेंट्स करके कानून के अंदर उनको दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है और ना उसकी कोई ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पर्सनल लॉज हैं
उनको बाकी भी रखना चाहिए। जो पर्सनल लॉ हैं वो भी ज़रूरी हैं। फैमिली लॉज जो हैं अलग अलग मज़ाहिब के, उसमें चाहे हिंदुओं का फैमिली लॉ है, चाहे क्रिश्चियंस का है, चाहे मुसलमानों का है, चाहे पारसियों का है, सभी को अपने जो फैमिली लॉज हैं उनके तहत चलने का भी इख्तियार है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 44 में जो कि बाइंडिंग नहीं है, ये बात सही है कि उसमें कहा गया कि आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए राह हमवार करेगी गवर्नमेंट और उसको लागू करेगी। लेकिन आज लॉ कमीशन ने एट प्रेजेंट महसूस किया कि अभी इसके लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं शायद है, तभी उन्होंने ये फैसला दिया है। और मैं समझता हूँ इसको वेलकम करना चाहिए। और तमाम जो भी मज़ाहिब देश के अंदर हैं जी, उनके अंदर जो ख़ास तौर पर औरतों और मर्दों के दरमियान में भेदभाव है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सुधांशु मित्तल जी, यानी लॉ कमीशन का जो बयान है इससे ये साफ हो गया कि भाई बुनियादी जो ढांचा है आपका वही एक तरह से मजबूत नहीं है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहां की जाएगी? ऐसा मुझे लगता है कोई भी इंस्टीट्यूशन लॉ कमीशन जैसा वो संविधान से बढ़ा नहीं है। हिंदुस्तान में संविधान जो है उसकी प्रभुसत्ता है। अभी मीम साहब ने भी बताया, मैं भी ये कहना चाह रहा था कि आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिटी है कि राज्य कोई जो देश है उसकी क्या पॉलिसी होगी। उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अक्सर मुसलमानों में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश होती है कि ये जो है ये सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ है। ये सिविल कोड जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हिंदू सिविल कोड नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो है कि जिससे देश में हमने जो मान्यताएं रखी है अपने संविधान में, जो हमारी धार्मिक प्रथाएं उन मान्यताओं के अनुरूप नहीं है, उनको हमें ठीक करना है। और उन्हीं मान्यताओं को ठीक करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। वो हिंदू सिविल कोड नहीं है। अब आप ये देखिए कि अभी तक पर्सनल लॉ का अमेंडमेंट इस देश ने 10 बार करा है। हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ, प्रॉपर्टी का हुआ, दहेज पे हुआ, शादी पे हुआ, यहाँ पे मतलब हर वो जो चीज़ हिंदू जीवन से संबंधित है जो कि संवैधानिक मूल्यों पे आधारित नहीं थी, सती पे हुआ। मतलब मैं अगर एक फहरिस्त गिनाना चालू करूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हिंदू सिविल कोड से टिंकर नहीं करना चाहिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो किसी भी धर्म के अंदर अगर कुरीतियाँ हैं जो कि हम अपने संविधान में जिनके खिलाफ हम उनको वायदे करते हैं उन तक में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। इसमें किसी धर्म के खिलाफ ये क्यों है, ये जो एक दुष्प्रचार चलता है मैं आज तक नहीं समझा। क्योंकि ये किसी एक धर्म की पद्धति के हिसाब से ये कोड नहीं बना है या बनना है। ये देश के संविधान की जो भावना है उसके हिसाब से देश के एक नागरिक के जीवन में क्या हक होंगे या क्या चीज़ें नहीं करेंगी। हमारे यहाँ 12 साल में शादियाँ होती थी, रोक दी गई। बाल विवाह रोक दिया गया। हमारे सती होती थी, उसको रोक दिया गया। सक्सेशन मतलब मैं तो एक फहरिस्त है। तो इसलिए तब तो किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं साहब पर्सनल लॉ पे किसी ने बिल्कुल टिंकर नहीं करना चाहिए, पर्सनल लॉ पे जो है अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। तब तो सबने स्वागत करा उसका और सही करा। मैं ये नहीं कह रहा गलत करा, सही स्वागत करा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन थे। ये हमारी धार्मिक रीतियों के अंदर जो बुराइयां थी ये उन बुराइयों को ठीक करने वाले लेजिस्लेशन थे। तो आज अगर कहें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और मैं लॉ कमीशन का मैं तो हैरान हूं कि पता नहीं कैसे कैसे लोग क्या क्या बात कर देते हैं। संविधान की लिखी हुई चीज, संविधान के निर्देश को ये कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, ये कानूनी भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। अजीब कमाल के लोग हैं भाई। हमेशा इन चीजों को लेके राजनीति करी जाती है, वोट बैंक की राजनीति। जी मीम अफजल साहब, और यही इस देश का दुर्भाग्य है।
क्या क्या वाकई में समय आ गया है मीम कि- अफजल साहब, जिस तरह से सुधांशु समय मित्तल आ जी गया कह रहे है हैं कि कि भाई देश- इसे तो मुसलमानों को डराया जाता है, इस पर सियासत होती है, क्या सच्चाई यही है मीम अफजल साहब? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं सुधांशु भाई की बात से एग्री भी करता हूँ। ये एक ऐसा लाल कपड़ा है जो आपने देखा होगा कि वो एक गेम होता है जिसके अंदर लाल कपड़ा दिखाते हैं एक भैंसे को, और वो लाल कपड़ा देख करके उसकी तरफ सींग मारने के लिए भागता है, और फिर घूम करके दूसरी तरफ से उसको लाल कपड़ा दिखाया था और दूसरी तरफ भागता है। ये इसी तरह का एक लाल कपड़ा जो है वो क्रिएट किया गया। मैं आज से नहीं, पिछले 20 साल से ये बात कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर किसी को भी भड़कने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकायदा भड़काया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको अभी एक ताज़ा मिसाल देता हूँ। ये जो कानून बनाने के लिए या जिस पर पूरी राह हमवार करने के लिए सरकार ने 17 जून 2016 को लॉ कमीशन को कहा था, और उस वक्त जब ये बात आई थी तो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर और मीडिया के अंदर एक बाढ़ आ गई थी डिस्कशंस की, और ज़बरदस्त बहस थी। और मैं देखता था कि हर चैनल पर ख़ास तौर पर चंद दाढ़ी वाले मुसलमानों को, मौलवी हजरात को बुला करके बिठाया जाता था, और वो ये समझते थे कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है, और वो उस पर बहस करते थे। तो ये पोलराइजेशन की जो राजनीति है उसका ये एक हथियार है जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर 370 की बात की कि उसको ख़त्म करेंगे। इन्होंने राम मंदिर की बात की कि हम बनाएंगे, आज कह रहे हैं कि राम बताएंगे कि मंदिर कब बनेगा। इसी तरह से ये भी उसके अंदर एक एजेंडा शामिल था। तो जज्बाती मसाइल को इशू बना करके अपने एजेंडे में शामिल करना और उसके ज़रिए देश के अंदर पोलराइजेशन करना। मैं सुधांशु भाई की बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि ये सिर्फ किसी एक रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बताया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ है। इसमें तो हिंदुओं के कई कवानीन ऐसे हैं जिनके बारे में सोचना पड़ेगा कि उसको भी तब्दील किया जाए ना किया जाए। इसके अंदर क्रिश्चियंस के भी हैं, इसके अंदर ट्राइबल्स के हैं। 9% देश के अंदर ट्राइबल्स हैं जिनके अपने लॉज हैं, अपने तरीक़ों से वो शादी ब्याह और इस तरह की चीज़ें करते हैं। वहाँ भी डिस्पैरिटी है। सिर्फ मुस्लिम्स का नाम लेकर के चीज़ों को भड़काने का काम करना, जैसे तलाक के इशू पर किया गया। मैं 100% ट्रिपल तलाक के आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से ख़िलाफ़। मैं हमेशा कहता रहा कि तरीक़ा गलत है, क्योंकि जो कुरान का तरीक़ा है वही ठीक है। और सरकार को उसको कानून बनाने की कोशिश की और मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के ज़रिए से ये फैसला हुआ। तो जाहिर है कि अमेंडमेंट जो है, अगर हमको होश आ जाता, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ सुधांशु भाई, कि अगर हमको होश आ जाता, हमारे उलमा को होश आ जाता, तो ये तब्दीली हम खुद कर सकते थे। हमने नहीं किया, इसलिए हमने कोर्ट को मौका दिया कि वो आकर के इसको ठीक करें। आगे भी हमें ऐसा ही करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए और तमाम मज़ाहिब के लोगों को करना चाहिए। और लॉ कमीशन ने बहुत सही गाइडलाइन दी है इसके अंदर, और कहा है कि जो डिस्पैरिटीज़, यानी जो अनइक्वल, जो कहना चाहिए कि प्रोपोर्शन है, ख़ास तौर पर मर्दों और औरतों के दरमियान में जो फ़र्क है, वो ख़त्म करने के लिए कानून में तरमीम करके उसको दुरुस्त करना चाहिए। और जहाँ तक फैमिली लॉज का ताल्लुक है, अलग अलग रिलीजन्स के जो पर्सनल लॉज हैं उनकी भी ज़रूरत है, उनको बरकरार रखना भी ज़रूरी है, ये भी लॉ कमीशन ने कहा है। तो मैं आज ये उम्मीद करूँगा सुधांशु भाई की पार्टी से कि आज के बाद से वो इस चैप्टर को क्लोज कर दें और इसको इशू ना बनाएं, क्योंकि वो इशू किस लिए बनाते हैं, वो उनको हमदर्दी मुस्लिम औरतों से कम है, उनको इशू बनाने से ज़्यादा दिलचस्पी रही है और वही उन्होंने करके दिखाया है बार बार। आज भी प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम उस पर कानून लेकर आएंगे। उस कानून को लाने में किसी को कोई एतराज़ नहीं है, ना कांग्रेस को और ना आम मुसलमानों को, लेकिन कानून को दुरुस्त करके लाइए। वो अगर उसके अंदर डिफेक्ट है
तो उसको सही करना सरकार की जिम्मेदारी है। सुधांशु जी, उसको पूरा करना चाहिए। देखिए सुधांशु जी, सरकार वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करती बिल्कुल तो अपोजिशन फिर अपना रोल अदा करती है। बिल्कुल। देखिए सुधांशु जी या मीम अफजल साहब, अगर कोई बात आपको बीच में कहनी तो एंकर के बिल्कुल इंटरफेरेंस का आप लोग इंतजार न करें, अपनी बात बीच में आप रख सकते हैं। सुधांशु जी, क्या सच्चाई यही है कि बीजेपी इस तरह के इश्यूज पर सियासत करती है? सच्चाई क्या यही है? देखिए, मीम अफजल साहब बहुत ही भले आदमी हैं, उनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मीम अफजल साहब जो है पार्टी के निष्ठा से ही बंधे हुए हैं, तो इनकी मैं मजबूरी भी समझता हूँ कि पंचों की राय सराखों पर, लेकिन पत्ताला वहीं गिरेगा। अब मैं 2-3 चीज कह रहा हूँ भाई, कोई मजबूरी नहीं है। तो मीम साहब, आपने कहा कि हमने अब सुनिए मैं सुनिए तो मीम साहब, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप जानते हैं हम दोनों बड़ी सभ्यता से चर्चाएं करते हैं। फरमाइए। आपने कहा कि राम मंदिर के, हमने लिखा कि राम मंदिर हम बनाएंगे हमारे घोषणा पत्र में। मीम साहब, जरा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। अगर 2014 के घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है ना, तो मैं राजनीति से त्याग दे दूंगा, नहीं तो आप दे दीजिएगा, क्योंकि आप दुष्प्रचार करें ये ठीक नहीं है। बाकी सब लफाजी करते हैं, बाकी सब झूठ बोलते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप तो बहुत ही भद्र व्यक्ति हैं, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए गंभीर चर्चा आपसे हमेशा हो सकती है। मीम साहब, जब आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, देखिए आज तक का क्या रहा है। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करा है, उनका भला कुछ नहीं करा, सिर्फ भाजपा का खौफ दिखा के वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करा। मैं आपसे कहता हूं आज, चलिए कांग्रेस कहे कि ट्रिपल तलाक जो था वो गलत था और आप इसके लिए कानून लेके आइए, या और जिन चीज़ों के बारे में मतभेद है कि जो संवैधानिक मूल्य हैं उनसे खिलाफत है इसकी, उनके बारे में बोले कांग्रेस कि सरकार जो है लेके आए, जरूर लेके आते हैं, लेकिन नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप कपिल सिब्बल को खड़ा कर देंगे, जितने रूढ़िवादी कटमुल्ला हैं और जो कि मतलब फतवा की राजनीति करते हैं, और जो बिल्कुल इस देश में समाज में एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जो रूढ़िवादी व्यवस्था हो, जिससे कि महिलाओं का तिरस्कार हो, महिलाओं के साथ अन्याय हो, उनके साथ कौन खड़ा दिखता है? उनके साथ कांग्रेस के नेतृत्व खड़ा दिखता है। ये देश के लिए नहीं अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस कुछ विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जो राजनीति हो, जो चीज़ किसी भी धर्म में, चाहे मुसलमानियत में हो, चाहे हिंदुत्व में हो, चाहे ईसाई धर्म में हो, चाहे सिखिज्म में हो, जो व्यवस्थाएं या जो रीतियाँ जो हैं गलत हैं, उन रीतियों का हमें संशोधन करना चाहिए। अब मुझे तो वैसे उसका अभी समझ नहीं आया, क्या कहते हैं, लॉ कमीशन का। एक तरफ वो कहते हैं कि समाज में, अलग अलग भिन्न समाजों में, धार्मिक समाजों में बहुत विषमताएं हैं और उनका कानूनी पक्ष, मतलब कानून से उनको ठीक करना चाहिए। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ से कह रहे हैं नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। मुझे तो मतलब इतना बेतुका एक तर्क लगा कि भाई ये तर्क क्या है। और मैं जैसे बार बार कहता हूं, भाई ये हिंदू सिविल कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसमें हिंदू की कुरीतियां हैं, उनके भी उसका संशोधन है, मुसलमानों की कुरीतियों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, पारसी का भी है। हर एक के समाज में जो जो कुरीतियां हैं उसका संशोधन है। इसकी खिलाफत क्या हो रही है? आप उसके प्रावधानों में कहीं अगर लगे कि देखिए ये प्रावधान जो है ये खास धर्म के पक्ष में है और दूसरे धर्म के खिलाफ है, तब तो मैं समझ आता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, द वेरी थॉट ऑफ आवर यूनिफॉर्म सिविल कोड, अ कोड विच इंश्राइन्स व्हाट वैल्यूज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर, उसकी खिलाफत तो मुझे लगता है एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें कि सिर्फ वोट की राजनीति के अलावा और कोई सोच ही नहीं है। क्योंकि अगर सोच होगी तो हर एक कोई देश में तरक्कीवादी विचार रखता है,
भाई हमारे यहाँ ये क्या किसी का केस है? नीम साहब, इज इट एनीबडीज केस कि हमारे हर एक समाज में कुरीतियां नहीं है? और अगर कुरीतियों को ठीक करने के लिए कानून बना है तो वो गलत क्या है? जैसा मैंने आपसे कहा कि दहेज का कानून था, दहेज की डाउरी के खिलाफ कानून बना, बिल्कुल सही बना। बाल विवाह के खिलाफ कानून बना, बिल्कुल सही बना। सती के खिलाफ कानून बना, सही बना। मीम अफजल साहब, देखिए सुधांशु भाई, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, आप हमेशा मुसलमानों का जो भी मसला होता है उस पर अगर कांग्रेस अपना कोई व्यू रखती है तो आप कहते हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके कांग्रेस ने उनके वोट के साथ खिलवाड़ किया है, ये आप कहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। आप पहली पार्टी हैं भारत की जिसने खुल करके ये ऐलान कर रखा है कि किसी भी मुसलमान को पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सेदारी नहीं देनी। इसका सबूत है कि आपने लोकसभा की सीटों में कितने मुसलमानों को टिकट दिए। आपने उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जहां 18% मुसलमान हैं वहां आपने एक सिंगल टिकट किसी मुसलमान को यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए, सुन लीजिए, ये बड़ा ये विषय भटक जाएगा। नहीं, मैं ये विषय भटक जाएगा। मैं कह रहा हूं वोट बैंक की पॉलिटिक्स अभी विषय को ना भटकाइए। ये राजनीति की कोशिश कर रहा हूं, मुसलमान की पॉलिटिक्स, प्रो एंटी मुसलमान की राजनीति तो हम रोज ही करते हैं, वो तो मैं जितने कहिए। नहीं, मैंने कहा मैं इस बहस में जाके क्या करना है? बहस तो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स आपकी पार्टी कर रही है, अरे भाई हमारी आपको भी पार्टी पता नहीं है। कर रही है। हम तो हर एक तबके को हिस्सेदारी देना चाहते हैं सियासत में, आपको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। माइनॉरिटीज का आपके यहाँ कहीं कोई दखल नहीं है, ना आप उनको रखना चाहते हैं साफ, ये पूरा देश जानता है। मुझे उसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। खैर, उसके आगे चलिए। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी कहा था और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दर्ज है कि SC ST का जो रिजर्वेशन है वो एक अरसे तक रखा जाए और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता पूरा करके ख़त्म किया जाए। और इसके लिए शुरू में सोचा गया था 10 साल 20 साल, आज 70 साल हो गए। आप मुझे बताइए किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत है? और मैं ये बात समझता हूँ कि अगर नहीं है हिम्मत तो ठीक है, इसलिए कि अभी वो जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो आपका टारगेट यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों ने सोचा था वो शायद पूरा नहीं हुआ। इसलिए लॉ कमीशन, अगर ये कांग्रेस के ज़माने में लॉ कमीशन बना होता तो आप कहते कांग्रेस मुसलमानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए काम कर रही है, जबकि ये आपकी सरकार के दरमियान में लॉ कमीशन ने कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे तो साफ जाहिर हो गया कि लॉ कमीशन ने एक तरह से आपका जो प्लान था, आपका जो प्रोपेगेंडा था, उसकी नफी कर दी, उसको इनकार कर दिया। तो ये तो सीधा सीधा आपके ऊपर सीधा आता है। सुधांशु जी, सुधांशु जी को लेकर के जी आपने देश में बिल्कुल क्या सुधांशु मित्तल जी, क्या वाकई में बीजेपी सच्चाई जानती है लेकिन इसे जबरदस्ती मुसल्लत करना चाहती है, आज भी थोपना चाहती है बीजेपी? टीवी चैनल पर इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा ना। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले 2 दिन में यानी कल और आज में इस इशू पर अलावा इस उर्दू टेलीविजन चैनल के किसी ने भी कोई डिस्कशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? सुधांशु जी, इसमें मीर साहब इसका जवाबदारी मेरी है। अभी आप भी कमाल के आदमी है, आप तो बहुत विद्वान आदमी, आप कैसी बातें करते हैं, कैसी अर्गल बातें करने लगे भाई। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान की संस्थाओं को आप ये बना देंगे कि दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू रबर स्टैम्प, ये पॉकेट एडिशंस हो गए हैं। अरे वो संस्था है अपने, हमने नहीं बनाई ये संस्था। लॉ कमीशन अपने आप एक बॉडी है जो कि बनती रहती है और लॉ कमीशन चलता रहता है। वो परपेचुअल बॉडी है, वो कोई भाजपा ने लॉ कमीशन नहीं बनाया है, ना ही कांग्रेस ने बनाया था। लॉ कमीशन जो है वहाँ है, वो उसका वो बना हुआ है और वो कार्यकाल करती रहती है। लोग आते हैं चले जाते हैं। लॉ कमीशन ने अपना मत रखा, उस मत से हमारी तलाक पर भी, इसलिए आप हमें कटघरे में खड़ा करेंगे। लॉ कमीशन जनता पार्टी ने नहीं दिया। अरे भाई एक सेकंड में खत्म कर दूं।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब टाइम बहुत कम बचा है। सुधांशु मित्तल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मीम अफजल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि इख्तिलाफ राय जो है जमहूरियत की एक तरह से जान होती है, और हिंदुस्तान कसरत में वहदत की मिसाल है, और हमको अपनी ये शनाख्त कायम रखने की जरूरत है ताकि हुकूक इंसानी का तहफ्फुज भी एक तरह से हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।